नमस्कार दोस्तों एंड डियर फ्रेंड्स। मैं आपके सम्मुख आज लेके आया हूँ अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच मेजरमेंट ज्ञात करने का प्रयास है, मापन करती है कि पूर्ति। अभी तक हमने देखा पूर्ति पूर्ति के नियम में जो भी चित्र देखे उसमें हमने देखा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जा रहे हैं, लेकिन कितने दूरी पर कितनी उसकी माप होगी, तो मेजरमेंट करने का हम प्रयास करते हैं पूर्ति की लोच में। तो ये स्पष्ट करते हैं अब कि पूर्ति की लोच क्या है। वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। अब उसके परिवर्तन से जो वस्तु की पूर्ति मात्रा में परिवर्तन आता है, उसके अंशों की माप पूर्ति की लोच कहलाती है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितने डिग्री में परिवर्तन आया, यानी कि कोई चीज परिवर्तित हो रही है तो उससे आपकी पूर्ति मात्रा में, मान लिया कीमत परिवर्तित हुई तो क्या परिवर्तन किया आपने पूर्ति की मात्रा में, कितने अंश का किया, कितने डिग्री का परिवर्तन किया, यही पूर्ति की लोच कहलाती है। अब इसके उस सूत्र रूप में पहला सूत्र जो हम मुख्य सूत्र है वो यह है पूर्ति की लोच का, कि बराबर है वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन। अब इसको जब हम विस्तार करेंगे तो ये इस तरह से बन जाता है, ई एस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा पी इंटू गुणा पी बट्टे क्यू। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है। कुछ प्रश्न पहले ये जो सूत्र दिया हुआ है इससे आ जाते हैं, कुछ इसके डेरिवेटिव जो बना हुआ है सूत्र, अधिकतर सवाल इससे भी आते हैं, कुछ सवाल इससे भी बन जाते हैं। डायरेक्ट खाली प्रतिशत परिवर्तन लिख देना पड़ता है और आंसर आ जाता है, और कुछ सवाल हमको इसके द्वारा भी निकालने पड़ते हैं। तो इनको समझने का हम प्रयास करते हैं, पूर्ति की लोच और इसके सूत्र और मापन के जो भी तरीके हैं, मापन के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं और क्या है देखते हैं। देखिए, पूर्ति की लोच को समझने के लिए एक तरफ तो हमको उसको श्रेणियां भी ज्ञात करनी पड़ेंगी, यानी कि हम उसको कितने पोजीशन में बांट सकते हैं। तो हम अगर इसका मेजरमेंट करें तो 5 मैक्सिमम कर सकते हैं, कहीं पे 3 ही करते हैं, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। लेकिन अगर हम श्रेणियां इनको विभाजित करना चाहे तो 5 डिवीजन तो कर ही सकते हैं, जो मेजरमेंट के मुख्य बिंदु होंगे, आंसर होंगे। पहला है पूर्णतः लोचदार मान और सापेक्ष लोचदार मान, इकाई लोचदार मान, सापेक्ष बेलोचदार मान, पूर्णतः बेलोचदार मान। अब ये इन 5 बिंदुओं को हम एक एक करके स्पष्ट करेंगे। और दूसरी तरफ मेजरमेंट के तरीके हैं कि पूर्ति की लोच अगर मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल तरीके से, गणितीय या ज्यामितिक तरीके से इसको निकालना चाहें कि कितनी पूर्ति लोच है। यहाँ तो हमने श्रेणियां बता दी कि भाई ये होती हैं, लेकिन ये निकालेंगे कैसे? ये मापन के तरीके जो प्रतिशत या आनुपातिक रीति जिनका प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था, और बिंदु रीति या ज्यामितिक रीति के द्वारा हम इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। और एक से अधिक अगर आंसर आता है तो वो पूर्ति से अधिक है, यानी कि वह लोचदार और बेलोचदार हो सकता है। एक आंसर आता है इनके द्वारा निकल के तो वो इकाई लोचदार मान में आएगा। एक से कम आता है, जितना ज्यादा कम होगा उतना पूर्णतः बेलोचदार, और जितना थोड़ा कम होगा तो पूर्ण सापेक्ष बेलोचदार मान। इस तरह से हम इसको मापने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, पूर्ति की लोच की जो श्रेणी थी पहली, कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति कब बनेगी, कब पूर्णतः लोचदार? तभी होगा भाई परिवर्तन कुछ हुआ नहीं, आप रिएक्शन बहुत ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है, तो वह पूर्णतः लोचदार पूर्ति है। जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर या बिल्कुल परिवर्तन ना होने पर भी पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है, तब ऐसी वस्तु को पूर्ति को पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहा जाता है। देख लीजिए प्राइस, यहाँ पे कोई भी प्राइस पहला दूसरा कोई नहीं बदल रहा है, सब एक लाइन में है, लेकिन आप मात्रा बदलते जा रहे हैं। पहले आपकी कम थी, बाद में ज्यादा, या पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई। ये परिवर्तन, तो इसमें तो हम ज्यादा ही जो परिवर्तन हो रहा है, इतना सारा परिवर्तन कीमत में बदलाव के कारण, यह क्या कहलाएगा? पूर्ति पूर्णतः लोचदार मान। पूर्ति की पूर्णतः लोचदार मान कहलाएगी, पूर्ति मांग नहीं, पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहलाएगी।
अब हम स्पष्ट करते हैं दूसरी श्रेणी, सापेक्ष है लोचदार पूर्ति। अब क्या होगा, कीमत में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा लेकिन पूर्ति में अधिक मात्रा में परिवर्तन अधिक होगा। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की पूर्ति सापेक्ष लोचदार पूर्ति कहा जाता है। देखिए चित्र के द्वारा समझते हैं, कीमत में तो 5 ही का अंतर आया, 5 ही कम आया, लेकिन पूर्ति की मात्रा में 5 से 15 यानी कि 10 का अंतर आ गया। कीमत कम परिवर्तित होती है लेकिन पूर्ति अधिक परिवर्तित होती है, तो ऐसी स्थिति सापेक्ष लोचदार पूर्ति कही जाती है। ये चित्र में जो दिख रहा है, देखो कीमत में कम परिवर्तन और पूर्ति मात्रा में ज्यादा परिवर्तन, अधिक परिवर्तन हो रहा है, इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया। जब किसी वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन हो या परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी सापेक्ष लोचदार पूर्ति कही जाती है। अब देखते हैं इकाई लोचदार पूर्ति। जितना परिवर्तन कीमत में होगा उतना ही परिवर्तन, उसी अनुपात में परिवर्तन उसकी पूर्ति मात्रा में भी होगा, तो यह इकाई लोचदार पूर्ति कहलाती है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार पूर्ति कहा जाता है। देखिए जितना परिवर्तन कीमत में हुआ, चित्र से देख लीजिए 10 से 20 इतना ही परिवर्तन यहाँ भी हुआ, यहाँ भी 10 से 20। अब ये थोड़ा सा ग्राफ बनाने में थोड़ा अंतर है जिसके कारण ये ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हमने अंतर वही बराबर रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये लगभग यहाँ आना चाहिए था, तो बराबर दिखते, और यह इकाई लोचदार पूर्ति कहलाती है। अब देखते हैं सापेक्ष बेलोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की, अब देखिए बेलोचदार है, तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो हुआ लेकिन पूर्ति में अब कम आनुपातिक परिवर्तन होता है, यानी कि बेलोच है, इलास्टिसिटी कम पाई जा रही है, उसमें परिवर्तन जो चेंजेस आने की संभावना वो कम है, बेलोच है, इन इलास्टिक हो रहा है ना वो। अब तो कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में कम आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु की पूर्ति को सापेक्ष बेरोजगार कहा जाता है। देखिए कीमत में तो परिवर्तन हुआ 5 से 15 यानी कि 10 का, लेकिन यहाँ पे हुआ केवल 5 का अंतर, तो यह कहलाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा रेखाओं में अंतर है, ये जो एक्स एक्सिस के जो स्केल लिए गए हैं ये थोड़ा सा दूर हो पड़ा है यहाँ पे, तब ये अंतर दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल सही आता, ये ज्यादा दिखता और ये कम। तो यह सापेक्ष बेलोचदार पूर्ति है। अब आते हैं पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कब होगी, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी, मतलब में पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब देखिए ये रिवर्स है पूर्णतः लोचदार से, कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन खरीदार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो विक्रेता को या उत्पादक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी पूर्ति को जस के तस बनाए हुए स्टॉक में वो नहीं बेचना चाह रहा है, आप कितने भी परिवर्तन कर लें, तब ऐसी वस्तु की पूर्ति को पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहा जाता है। देखिए कीमत बदल रही है, P1 है, P2 है, P3 जो भी है, कीमत बदल रही है, लेकिन पूर्ति में एक क्वांटिटी पकड़ी है उतनी ही बेच रहा है मार्केट में, ज्यादा कम भी नहीं कर रहा, ज्यादा भी नहीं कर रहा। अब यह है पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति। अब ये इतने स्केल दिए हैं, या 3 स्केल मान लो, इकाई, इकाई से अधिक, इकाई से कम, अगर हम उसको मेजरमेंट के द्वारा निकालना चाहेंगे और फिर हम उनको लोच देना चाहेंगे तो हम कैसे करते हैं मेजरमेंट, देखते हैं। अब देखिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति, प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। और पूर्ति की लोच का सूत्र इक्वल टू पूर्ति मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन बट्टे वस्तु कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसे जब डराइव करके बाद में जो निष्कर्ष निकलता है ES इक्वल टू डेल्टा Q बट्टे डेल्टा P गुणा इंटू P बट्टे Q। अब इसको सूत्र रूप में कर दिया। अब कुछ प्रश्न पहले वाला जो ये दिया है इस पर आधारित आ जाते हैं, कुछ डेरिवेटिव का जो सूत्र है इस पर आधारित आते हैं। तो ये डेरिवेटिव पर आधारित पहला क्वेश्चन है कि कीमत 4 रुपए है, फिर बाद में 5 रुपए हो जाती है, ये P0 हो गया, ये P1 हो गया बाद वाली कीमत। पहली वाली जो वस्तु पूर्ति मात्रा 20 जो है ये Q0 हो गया, और दूसरी जो नई जो पूर्ति मात्रा है वो 25 हो गई। अच्छा अब देखिए कि अगर हम इसको लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाते तो ये हो जाता
कि कीमत 4 पर वस्तु पूर्ति मात्रा 20 है और नई कीमत 5 पर उसकी पूर्ति मात्रा 25 है, तो ये आपके लिए प्रश्न आता, तो फिर आपको इसको हल करना पड़ता और सूत्र लगेगा इसमें ये वाला कि एस इजिकल टू, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इजिकल टू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। अब इसको हम हल करके देखें तो ई कितना है, इलास्टिसिटी कितनी है हमारी अभी निकालनी है। पी जीरो जो पहली कीमत है वो 4 है, दूसरी नई पी वन जो है 5 है, पी जीरो 20, क्यू वन 25। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समझने की बात है, ये जो डेल्टा का निशान होता है ये अंतर को दिखाता है, मैथ की तरह ये नहीं कि आगे वाले से पीछे को घटा दिया। बस इसमें क्या करना है, हमने जो बड़ा है उससे आप छोटा घटाओ। आपको अगर ये सवाल हल करने हैं तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें कि आपको डेल्टा का मतलब यही करना है कि अंतर निकालना है, अंतर निकालना है, यानी कि जो बड़ी मात्रा है उससे आप छोटी मात्रा को घटा दें, तभी ये आपके कोई भी सवाल निकल पाएंगे। तो डेल्टा क्यू में बड़ी मात्रा कौन सी है, क्यू वन है, तो क्यू जीरो को घटा दिया 25 माइनस 10 इजिकल टू 5। और डेल्टा पी में अधिक मात्रा कौन सी है, पी वन माइनस पी जीरो इजिकल टू 5 माइनस 4 1। इलास्टिसिटी में सूत्र में रखा ये वाले में, तो देखिए डेल्टा क्यू का मान 5 है बटे डेल्टा पी का मान 1 है, पी का मान 4 है बटे 20। अब 5 से हम 20 को काटे 4 आया, 4 से 4 को काटा 1 आया, तो 4 बट्टे 4 हुआ, फिर 1 आ गया। इलास्टिसिटी क्या है, इकाई के बराबर है, ये मेजरमेंट हमने निकाला तो इकाई लोचदार मांग निकली। अब एक और क्वेश्चन है, ये पहले सूत्र पर निर्भर होगा। एक वस्तु की कीमत में 10 रुपए प्रति इकाई से घटकर 9 रुपए प्रति इकाई हो जाती है, उसकी पूर्ति में 20% घट जाती है। पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए और बताइए पूर्ति लोचदार है अथवा बेलोचदार है, क्यों। देखिए पहला सूत्र काम करेगा, पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन बट्टे वस्तु कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। देखिए पूर्ति तो स्पष्ट दी है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा तो हमें स्पष्ट दिया है कि पूर्ति मात्रा में 20% का अंतर आ रहा है। अब ऊपर समझना पड़ेगा हमको कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, जो नीचे वाली चीज है। अब उसको प्रतिशत में तो दिया नहीं है, इसमें अंतर दिया है कि आधार 10 है और बाद में 9 रुपए हुई, यानी कि अंतर कितना आया, 1 रुपए का आया। तो 1 बट्टा आधार जो है उसको नीचे रख लेंगे, 1 बट्टा 10 गुणा 100, तो प्रतिशत आ गया 10। तो इसको कीमत में यहां नीचे लिख लेंगे 10। अब 10 से 20 को काटा 2, इकाई की अत्यधिक लोचदार है, जो पूर्ति है अत्यधिक लोचदार है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न स्पष्ट हुआ। तीसरा एक और कि कीमत नहीं दी है, कीमत नई कीमत तो दी है, पुरानी आधार पी जीरो नहीं दिया, पी वन दिया है। अब जो वस्तु मांग मात्रा ना होकर ये वस्तु पूर्ति मात्रा है, पूर्ति है ये शब्द, तो 20 से 25 हो गई। अब हम समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इजिकल टू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। अब देखिए सब एक एक चीज ले लेते हैं। ई हमको दिया है कि 1 है, पी जीरो हमको नहीं दिया, वो ज्ञात करना है। पी वन हमको पता है 5 है, क्यू जीरो 20 है, क्यू वन 25 है। लेकिन अब दिक्कत आती है, मैंने आपसे कहा था कि जो बड़ा हो उससे छोटे को घटाएं, जैसे डेल्टा पी का मान घटाना है तो 5 ये दिया हुआ है, पी जीरो कितना है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे, अंदाजे से नहीं, बिल्कुल साइंटिफिकली, कि आपको नियम पता है कि जो भी कीमत अधिक कीमत होने पर पूर्ति अधिक होती है, मांग में तो उल्टा होता है। और यहाँ हम इस तरह से समझेंगे कि 5 जो है उसमें 25 है, यानी कि ये अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कम क्वांटिटी है तो यहाँ पे कीमत भी कम होगी, तो हमको घटाना पड़ेगा P1 माइनस P0 और इसको करेंगे Q1 माइनस Q0। तो डेल्टा क्यू भी निकल आएगा, डेल्टा पी का मान कैसे निकलेगा, डेल्टा पी तो P1 माइनस P0 है, P1 दी है 5 लेकिन P0 नहीं दी तो माइनस P0 लिख लेंगे। अब इसको सूत्र में रख लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इजिकल टू डेल्टा क्यू का मान 5, ये देख लीजिए 5 दिया है, और डेल्टा पी का मान है 5 माइनस P0 और इंटू आधार P0 भी नहीं दिया है तो P0 लिख लेंगे वैसे का वैसी सेम बट्टे 20। अब इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। इलास्टिसिटी का मान 1 है, ऊपर 5 है, 5 से हमने ये 20 को काटा 4 हो गया,
अब P0 बट्टे 20 माइनस 4 P0 हो गया, ये जैसे 4 हुआ तो 4 बटे 20 हो गया, और P0 को मल्टीप्लाई किया वो 4 P0 हो गया। फिर इसको यहाँ 20 माइनस 4 PO को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, P0 इधर रहेगा, तो ये हो गया 1 गुणा 20 माइनस 4 P0 इजिकल टू P0। अब इसको हल किया तो 20 माइनस 4 P0 इजिकल टू P0। अब P0 जो 4 P0 है दूसरी तरफ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस में, और P0 और 4 P0 मिलकर हो जाएंगे 5 P0 और 20, ये है। अब P0 का मान निकालना है, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो काटा 20 को 5 से तो 4 आ गया, तो हमारी ये वाली कीमत 4 है, निकल के आ गया। अब समझते हैं हम बिंदु रीति या ज्यामितिक रीति से भी ज्ञात किया जा सकता है मापन। तो इससे बस यही आएगा कि इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम। इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, और बिंदु भी ज्ञात हो सकते हैं। इस रीति को ज्यामितिक रीति भी कहा जाता है। इस रीति में पूर्ति वक्र के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ज्यामितिक रीति के आधार पर ES जो सप्लाई की पूर्ति है वो इलास्टिसिटी कितनी है, निचला भाग रेखा में R बिंदु, हमारे यहाँ रेखा में R बिंदु है। अगर आप इसको P बिंदु ले लेंगे तो यहाँ P बिंदु लिखेंगे आप। इस बिंदु को जहां टच हो रही है लाइन, इस बिंदु को आप जो चीज नाम देंगे वही यहाँ लिखेंगे। निचला भाग रेखा में R बिंदु से जो नीचे का भाग है, ये नीचे वाला हिस्सा ये। अब ऊपर का भाग है तो रेखा में R बिंदु से ऊपर, और ये हो जाएगा निचला भाग बटे ऊपर का भाग, ये सूत्र है। अब इसको हम समझने का प्रयास करें। देखिए, जो चीज नीचे अगर ज्यादा है और ऊपर कम है तो सीधा सा वो 1 से अधिक आएगी इलास्टिसिटी। अगर नीचे और ऊपर की पैमाइश बराबर है रेखा की तो 1 आएगा इलास्टिसिटी। अगर नीचे कम है ऊपर ज्यादा है तो वो 1 से कम आएगा आंसर उसका, और वो इलास्टिसिटी डिलोच हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको पूर्ति की लोच की श्रेणियां और मापन के तरीके, पूर्ति की लोच को समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल में सेलेक्ट कीजिए। और मैं इसी तरह की वीडियो अर्थशास्त्र विषय वस्तु में बनाता रहता हूं, और आप जरूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।